मीटर को, ठीक है सर, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले से मैं ये लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ सी कौन है, स्मॉल सी कौन है। इस फॉर्मूले की मुझे सख्त जरूरत पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने आपको इसलिए ऐसे चमकाया। अब आप ये देखो, दो नई टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। कल आप मोलर हीट कैपेसिटी तो पढ़ गए, अब वो दो तरह की कह रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी बार कह रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ज़रा यहाँ ध्यान दो, अगर ये मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास के बराबर हो तो ये मोलर मास कट के सी एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा क्या, कब, इफ मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। अब ये जो हीट आप दे रहे हो ना, हीट बीइंग एब्जॉर्ब्ड है ना, हीट रिक्वायर्ड, तो हीट रिक्वायर्ड को क्या मैं, हीट रिक्वायर्ड को अगर मैं टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, डी क्यू बाई डी टी। मैंने कोई चीज़ 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, मैंने उसको 20.1 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ ना, डेल्टा टी। सपोज थोड़ी सी हीट थी, बहुत थोड़ी सी, 2 जूल, तो इस 2 जूल को मैं डेल्टा डी क्यू से भी डिनोट कर सकता हूँ क्या, चेंज इन हीट। अब ये जो हीट है, अगर मैं जब हीट इसको दे रहा हूँ उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे भी लिख दूँ कि हीट इज बीइंग गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपको टेंशन होती हो, आप क्यू लिखे रहना चाहो तो क्यू लिखा रहने, तो वो कोई इशू नहीं है कि मैं दूँ हीट इज बीइंग गिवन एट। अब जरा देख के बताओ, कल के नोट्स क्यूपी किसे कहा था हमने कल, मुझे तो याद है नहीं सर, दोबारा सोचो, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, डेल्टा एच था। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं यहाँ सीपी लिख दूँ, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट, क्या ये हो गई डेल्टा एच है ना, अगर डेल्टा एच छोटा हो तो उसे क्या लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ डी टी है, और अगर किसी वजह से वो बड़ा होता तो क्या लिख देते हैं, डेल्टा एच अपॉन। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, कोई बात नहीं आया तो सर आएगा, अगर घबराओ मत, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। मोलर हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा टी हो सकता है अगर मास ये हो। अगर ये मैं हीट जो दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस को, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यू ही लिखूँ। अगर मैंने जो हीट सिस्टम को दी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया तो क्यू ही लिखूँ ना, और क्यू ही क्या था कल, तो डेल्टा यू की जगह में डी यू भी लिख सकता हूँ या नहीं। तब अगर मैं इसको स्मॉल टेम्परेचर मान रहा हूँ चेंज, और अगर ये बड़ा चेंज है तो डेल्टा टी होगा और ये डेल्टा यू होगा। इसको मैं यहाँ एम रब करके सी वी लिख दूँ, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट। अभी भी नहीं आया तो बोलोगे जी नहीं आने रहा सर, हमने बोला सी एम को क्यू अपॉन डेल्टा टी कह सकते हैं 1 मोल के केस में। तो क्यू अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, अगर हम उस सिस्टम को हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो उसे क्यूपी लिख सकते हैं, और कल क्यूपी क्या था, डेल्टा एच। तो क्यूपी की जगह डेल्टा एच हो गया, डी टी की जगह डेल्टा टी हो गया, तो यानी सी पी इज द एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक इसी तरह यहाँ पे हो गया, उसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया। अब नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, तो क्या H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, और फॉर 1 मोल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से पी वी इज इक्वल टू 1 आर टी हो जाएगा फॉर 1 मोल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस आर बन जाएगा क्या, टी टी बाई टी क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब ये कौन है, सी पी, ये कौन है, सी वी, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, बोलो हाँ या नहीं। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन फॉर 1 मोल, और अगर एक से ज़्यादा मोल होंगे तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ भी एन रहेगा, यहाँ भी एन रहेगा, डन। अब एक मेरे कोर्स में नहीं है, फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, एक होता है सी पी अपॉन सी वी, यानी उस केस में सी पी और सी वी की रेशियो होते हैं, और सी पी बाई सी वी इज कॉल्ड गामा।
गामा की वैल्यू 1.66 होती है, गामा की वैल्यू 1.54 होती है, 1.54 गलत बोल गया हूँ, 1.4 होती है, और गामा की वैल्यू 1.33 होती है। ये किसके लिए होती है? फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मेरे कोर्स में नहीं है दूर से दूर तक। मोनो एटॉमिक गैस समझते हो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये होती है फॉर डायरेक्ट का कुछ बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का चक्कर होता है। ये है फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस कौन? जैसे H2, जैसे N2, जैसे CO। और ये किसके लिए? फॉर ट्राइटोमिक गैस। ट्राइटोमिक गैस कौन? जैसे CO2। CO2 में 3 एटम्स हो गए ना। तो ये मेरे कोर्स में नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया। अगली हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज। घर जब पढ़ रहे होते तो बोल के पढ़ा करो कभी कभी, जिससे एकदम मुंह से बात सही निकले। डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। अब बहुत ही गंदा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। पेपर में डायग्राम वायग्राम बनाने को नहीं आता। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का क्या नाम है? सुन के ही बम बम बज छुटने लगे। कैलोरीमीटर मतलब जो हीट मेजर करता है। तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, पेपर में आता नहीं है, तो पेज के सेंटर में बनाना, क्योंकि इसके चारों तरफ हमें खूब सारा नामकरण करना। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टील का वेसल लेते हैं वो, ठीक है। किसका बना हुआ? स्ट्रॉन्ग स्टील का। उसकी अंदर की दीवारों पर नॉन ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस कोट कर देते हैं, लाइक पैसे वाले आदमी है प्लेटिनम। पता है प्लेटिनम मेटल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल जैसा। फिर इसमें हम यहाँ पर एक स्क्रू टाइट कैप लगाते हैं। स्क्रू टाइट कैप समझ गए? चूड़ियों से जो बंद होती हो, किसी भी बॉटल का ढक्कन जैसे बंद होता है। एक वो आती थी, अगर देखा आपने, किसी ने कॉर्क, बॉटल में कॉर्क रख के बस दबा देते थे। तो ये कॉर्क नहीं है, ये चूड़ियों वाला ढक्कन है, इसलिए बोल रहा है स्क्रू टाइट कैप। डन। ये अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा अभी ये स्क्रू टाइट कैप क्यों कह रहे हैं। अब इस ढक्कन के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, और एक इलेक्ट्रोड को ना एल शेप में मुड़ा हुआ, या कोई यहाँ नीचे एक प्लेट एल शेप में उसमें प्लेट वेल्ड कर रखी है, प्लेट, सब प्लेटिनम का माल है। और इसके ऊपर उसने एक कटोरी रखी। क्या रखी? क्या कहें कटोरी को इंग्लिश में? दिस इज सी, प्लेटिनम क्रूसिबल। बहुत ही पैसा है भाई, हर चीज़ प्लेटिनम की है। फिर एक वायर दोनों इलेक्ट्रोड से बंधा हुआ इस कटोरी में डूबा हुआ है, वो भी प्लेटिनम वायर। उस प्लेटिनम वायर को भी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। बोलो। फिलामेंट है जी, वायर। फिलामेंट लिख लो, नहीं तो आप, जैसे बल्ब में फिलामेंट होता था ना। अब इस क्रूसिबल में इसने W ग्राम सब्सटेंस रख दिया भाई। सोच तो मैं भी ये रहा था, लेकिन इतने सारे नाम लिखने के बाद मुझे फिर आलस आ गया। बिल्कुल बताएंगे जी। हो गया कुछ बड़ा? अब फिलामेंट समझ में आ गया। दोनों रॉड पे एक तार बांधी, और वो तार जो है झुका दी, छोड़ दी, किसमें? क्रूसिबल के अंदर। अब क्रूसिबल के अंदर ये काला काला सा कौन रखा है? अब ये नाम बेचारे भाग गए। W ग्राम कर लेते हैं सर। अब मुझे कभी मैंने गूगल पे देखी नहीं कि उसने बॉम्ब कैलोरीमीटर की फ़ोटो डाली हुई या नहीं डाली हुई। देख लेते हैं, अगर होगी तो सर जरूर ले लेंगे। सॉरी 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 सॉरी। तो हमारी फ़ोटो खींच के डाल देगा इसमें।
वापस आ गए अपनी बात में या नहीं आ गए, या भी थोड़े बड़े हैं? लो जी है, ये तो समझ में आ लिया बस जरूर तुम्हारे। अरे हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, जब तक हिंदुस्तानी वर्जन ना देखें हमें कहाँ समझ में आता कुछ। कहाँ गए सर? ठीक है सर। अरे अब तो दिख रहा होगा, लो और बड़ा कर दूँ, नहीं दिख रहा तो। अब यहाँ पे हमने क्या, बाकी के नाम हम इस तरह से लिखेंगे कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा है, कोई W ग्राम सब्सटेंस। अब क्यों रखा, क्या रखा वो भी समझ आ जाएगा। और इसके अंदर हमने भर दी 20-25 एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन गैस। अब समझ गए स्क्रू टाइट कैप क्यों थी, स्ट्रॉन्ग स्टील का वेसल क्यों था? क्योंकि 20-25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत हाई प्रेशर है, सिलेंडर बम फट जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग स्टील का नहीं होगा। कॉर्क लगी होगी तो कॉर्क तोड़ी जाएगी। अब इसके चारों तरफ हमने एक टैंक के अंदर ये क्या है, उसकी टैंक की इंसुलेटेड लाइनिंग है। इंसुलेटेड लाइनिंग तो समझते हो। और इस टैंक में आपने क्या भर दिया अंदर, क्या भर दिया, नीले रंग का पानी। अरे पानी मतलब और क्या, नीले रंग का। ड्राइंग में जब पानी बनाना आता था तब नीला रंग करते थे इसमें, नहीं टंकी में तो कभी नीला पानी नहीं आता, लेकिन जब भी वहाँ हो गया। अब यहाँ इसमें लगा दिया एक स्टिरर समझ गए, ये घूम रहा है बस, यहाँ घूमने से क्या होगा, सारा पानी मिक्स होता रहेगा। और यहाँ आपने लगा दिया एक थर्मामीटर टू नोट द चेंज इन टेम्परेचर। पेपर में बनाने के लिए नहीं आया आज तक, किसी पेपर में मैंने देखा नहीं आया। और ये जब इलेक्ट्रोड्स हैं तो पक्का बैटरी से कहीं जुड़े होंगे सोर्स से, करंट के। अब जैसे ही करंट पास करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्या, बोलो? जब पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े हुए हों किसी तार से, करंट पास करोगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ऐसी बातें कर रहे हो सर। बिजली के बोर्ड में जिसमें प्लग लगाते हैं, प्लग में दो लगाने के लिए दो होल होते हैं, नहीं एक तार इसमें लगा दो दोनों में, सिंगल तार कोई, और स्विच ऑन कर दो, क्या होगा, पूरा पटाखा बजेगा, भागा तो खूब बढ़िया सा इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा जबरदस्त, घर का फ्यूज भी हो सकता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगी, उस इलेक्ट्रिक स्पार्क का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उस हाई टेम्परेचर से जो आपने W ग्राम सब्सटेंस यहाँ रखा था, वो W ग्राम सब्सटेंस का कंबशन हो जाएगा। और क्लोज कंटेनर है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं, तो वहाँ हीट इवॉल्व होगी या नहीं जलने से। तो आज आपको मैंने Q = MC ΔT पढ़ाया था नहीं। और ये जो हीट इवॉल्व हो रही है किस पे इवॉल्व हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इवॉल्व हो रही है, तो क्या मैं इसे ΔU कह दूँ? क्योंकि जब क्लोज कंटेनर है तो जो हीट इवॉल्व होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इवॉल्व होगी। यहाँ M कौन है, जितनी भी हीट मान लिया उसने, एज्यूम कर लिया उसने, जितनी भी हीट निकली, जितनी भी हीट छुटी, सब किसी ने, इलेक्ट्रोड ने, कटोरी, क्रूसिबल ने, बॉम्ब ने अपने पास नहीं रखी, सबकी सब किसको पास कर दी, पानी को। पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया कितना, ΔT। C कौन है, स्पेसिफिक हीट, क्या लिख गया हूँ मैं, स्पेसिफिक और हीट की स्पेलिंग मर्ज कर दी हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ΔT कौन, चेंज इन, क्या एज्यूम करना है, सारी की सारी हीट कौन पी गया, वाटर। M कौन, मास ऑफ वाटर, जो आपने यहाँ पानी लिया, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना टेम्परेचर चेंज कम होगा, सोच के देखो। आ नहीं रहा इस पे, ठीक है। अब ये जो हीट छोड़ी, ये किसने छोड़ी, यहाँ पे हमने W ग्राम सब्सटेंस रखा था उसने छोड़ी ना। तो 1 ग्राम कितनी छोड़ेगा, अपॉन W। मान लो यहाँ 6 ग्राम कार्बन थी, तो इतनी 6 ग्राम कार्बन ने छोड़ी। पूछे 1 ग्राम कितनी छोड़ेगा, तो अपॉन 6। और 1 मोल कितनी छोड़ेगा, इनटू मोलर मास, कार्बन का मोलर मास 12, तो क्या हो गई मोलर हीट। मैंने यहाँ 6 ग्राम कोयला रखा, 6 ग्राम कोयला इस कार्बन कह सकता हूँ। इतने हाई प्रेशर पर जब ऑक्सीजन देंगे, इतने हाई प्रेशर पे जब ऑक्सीजन देंगे और इलेक्ट्रिक स्पार्क वाली स्पार्किंग देंगे, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ढीठ से ढीठ चीज़ भी जल जाएगी, तो उसका कंबशन हो जाएगा,
उसके कंबशन से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी कौन लिखा जा रहा है सारी, वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा कितना, डेल्टा टी। तो एम सी डेल्टा टी से हमें पता चल जाएगा कि 6 ग्राम कार्बन को 6 ग्राम कोयले को जलाने से कितनी हीट निकली। तो एम सी डेल्टा टी नाम की जो हीट निकली ये कितने कोयले को जलाने से निकली। तो इसे मैं अपॉन 6 ग्राम कर दूं तो ये क्या हो गई, हीट निकलेगी बाय 1 ग्राम या नहीं। मैथ्स लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ। और इसे अगर मैं इंटू 12 कर दूं तो बाय 1 मोल कार्बन हो जाएगा या नहीं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। इतनी हीट 1 ग्राम ने दी, 6 ग्राम ने दी, इतनी बॉक्स वाली इतनी दी थी 6 ग्राम ने, तो उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 ग्राम की हो गई, और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 मोल की हो गई या नहीं। तो यही तो हुआ यहाँ पे, 6 ग्राम की जगह मैंने लिखा हुआ है W ग्राम और 12 की जगह लिखा हुआ है M। क्यों किया, क्योंकि हमें डेल्टा U डेल्टा H को पर मोल में रिपोर्ट करना पसंद आता है बस। तो अभी हम आगे बात कर रहे थे, यहाँ पे W कौन है, वेट ऑफ सैंपल प्लेस्ड इन क्रूसिबल, कटोरी में जो सैंपल रखा था, वो कहानी में मैंने से कार्बन मान लिया, वो जिसका भी हो। M कौन, मोलर ऑफ सैंपल, सैंपल जिस चीज़ का उसका मोलर मास। डेल्टा टी बता दिया कौन है, सी स्मॉल सी बता दी कौन है, और M इंटू सी को एज अ होल क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। सी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, स्मॉल सी को, और एम सी क्या क्या कैसे कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो बुक में एक आधा न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें वो एम और सी अलग अलग नहीं देगा, वो सीधा बोल देगा हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज दिस। तो यानी आप सीधा किसकी वैल्यू दे दी उसने, एम सी की, और हीट कैपेसिटी तो उसने बोल दिया हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज दिस, कुछ भी वैल्यू दे दी 50 जूल। तो इसका मतलब उसने डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे दी है, एम सी की। नहीं आया क्या, क्योंकि सी तो 1 ग्राम के लिए है, तो एम ग्राम के लिए कितनी होगी, एम सी। सी की डेफिनेशन क्या थी कल, स्मॉल सी की। बोलो सर, आया नहीं आया, स्मॉल सी के पेपर में कुछ नहीं आ रहा, पेपर में तो कुछ नहीं आ रहा, पेपर, एक मिनट सर, पेपर में कुछ नहीं आ रहा, बस अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, इसके पीछे भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक में तो शायद वो भी एक ही दिया हुआ है, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है आपका काम हो गया। अब बोलो क्या कह रहे हो अंशी जी, क्या लटका हुआ है, स्टिरर, स्टिरर, स्टिरर मतलब पानी को हिलाने वाला। कोई वो बनते देखिए है क्या आपने कभी, लस्सी, तो वो मशीन में मिक्सी में बनाते हैं, वो ऐसे वाली भी देखी है क्या, जिसमें ऐसे विंग से होते हैं, तो वो है ये, बस ये मोटर ऑपरेटेड है, मोटर से चल रहा है, जिससे सारा पानी शेक होता है, जिससे कि सारे पानी का टेम्परेचर सेम रहे। नहीं तो जो बॉम्ब के पास वाला पानी होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, और जो दूर होगा वो ठंडा होगा, तो टेम्परेचर चेंज में दिक्कत पता होगी। तो हिलाने से क्या होगा, पूरे पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट सारे में स्प्रेड हो जाएगी। आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का आर्टिकल हवा में उड़ गया। कौन, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बाद दूसरी जो चीज़ है डेट इज़ कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। ये किस लिए, टू डिटरमाइन डेल्टा एच, यानी उससे तो निकाला था इंटरनर्जी चेंज, इससे निकालते हैं एंथैल्पी चेंज। तो कॉफ़ी कप से इसका मतलब वो वाला कप है जो मैरिज पार्टीज़ वगैरह में, मैरिजेज में, पार्टीज़ में कॉफ़ी के लिए मिल जाता है कई बार, वाइट कलर का थर्मोकोल का। अब तो सब पैसे वाले हो गए, सब वो चलने लगा क्रॉकरी वाला। कभी थर्मोकोल का कभी नहीं देखा वाइट कलर का, तो थर्माकोल को वो मान रहा है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है जी। अब इसके अंदर आपका रिएक्शन मिक्सचर भरा है और ये आपका थर्मामीटर है। अब जैसी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन से कुछ हीट इवॉल्व हुई, ऑब्जॉर्ब हुई, मान लो हीट इवॉल्व हुई, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा थर्मामीटर का, नहीं। और ये खुला हुआ वेसल है, खुला हुआ वेसल है, तो यहाँ कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नहीं। रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम बढ़ घट सकता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हीट इवॉल्व इज बीइंग मेजर्ड एट, इन ओपन कंटेनर है, इसका मतलब इट इज बीइंग मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला जू का तू, बस बना दिया हमारा, डेल्टा एच यू की जगह एम सी डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू इंटू एम, सेम फार्मूला। बस अगर आप उसे बंद वेसल में सारे सेटअप में कर रहे हैं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, डेल्टा यू मेजर कर रहा है, और यही काम आप यहाँ कंबशन नहीं करा रहे। यहाँ पे मान लिया कि बस ए और बी नाम की चीज़ें, जो सैंपल है उसमें रिएक्शन हो गई। सैंपल कितना है, W ग्राम, सैंपल कितना है, और उस सैंपल का मोलर मास कितना है, कैपिटल एम, जो सब कुछ यहाँ था बस वही सब, बस वहाँ स्पेसिफिकली फॉर कंबशन रिएक्शन कराया।
यहाँ इन जनरल कोई और भी रिएक्शन हो रही है ओपन कंटेनर में तो भी काम हो जाएगा। क्या रिपीट करूँ सर इसमें, मैंने यहाँ मान लीजिए एसिड और बेस मिलाए, तो एसिड और बेस मिलाने से हमेशा हीट निकलती है, तो एसिड और बेस जो मिलाए उनका कुछ वेट होगा या नहीं, तो वेट ऑफ सैंपल हो गया। उनका कुछ मॉलिकुलर वेट होगा या नहीं, वो मोलर मास हो गया। तो एसिड के रेस्पेक्ट में मैच कर रहे हैं तो एसिड का वेट ले लेंगे और एसिड का मॉलिकुलर वेट ले लेंगे। बेस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेस का वेट ले लेंगे और बेस का ही मॉलिकुलर वेट ले लेंगे। जितना इसका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा यहाँ आ जाएगा। MC इस कॉफ़ी कप की हीट कैपेसिटी होगी, या इसमें जो सॉल्यूशन है उसका मास M होगा, और C उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो आपको मैंने बोला वो डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे देता है, MC की। और MC को क्या देता है, हीट कैपेसिटी। और कैलोरीमीटर नहीं आया तो दोबारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन तो बचपन में पढ़ ली थी। एक्सो की स्पेलिंग में थर्ड अल्फाबेट O है क्या, और इवॉल्व की स्पेलिंग में भी थर्ड अल्फाबेट O है क्या। एंडो की स्पेलिंग में फोर्थ अल्फाबेट O है, और एब्जॉर्ब की स्पेलिंग में भी फोर्थ अल्फाबेट O है। पढ़ा था, सोचा था कभी ऐसे। तो आप बहादुर लोग हो ना, मैं तो आपसे बोला ना, मैं बहुत ही बुद्धू स्टूडेंट था, मुझे कुछ भी याद नहीं होता था जब तक मैं किसी चीज़ हर चीज़, या मैं जाके वहाँ पे पता नहीं एक्सो में इवॉल्व होती थी या एंडो में इवॉल्व होती थी, मैं हमेशा भूल जाता था, पता नहीं एक्सो में इवॉल्व होती थी या एंडो में इवॉल्व होती थी। अब बैठ के एक दिन ऑपरेशन लगाया था स्टूडेंट लाइफ में ही, 9th-10th क्लास में ही, कभी इसका थर्ड अल्फाबेट O है, इसका थर्ड फोर्थ O है, इसका O है, बस हो गया, सारी जिंदगी के लिए याद। तो अब डेफिनेशन याद हो गई। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। अब मैं आपका बुद्धू बना रहा हूँ, बोलो बन गए क्या। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब हो रही है, ये हीट प्लस में इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे मैं गलत लिख गया, ये प्लस लिखना था। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। क्यों, हम किसको सिस्टम मान रहे हैं, रिएक्शन को या सराउंडिंग्स को। तो रिएक्शन हीट खा रही है या रिएक्शन हीट छोड़ रही है, ये छोड़ रही है या खा रही है। अगर यहाँ प्लस हीट होता तो छोड़ रही है, ये तो माइनस हीट है, तो मैथमेटिकल वर्जन है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका खा ही रही है। अगर मैं ये लिख दूँ A + B गिव्स C + D + हीट, यानी क्या हो रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ हीट पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है। इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ A + B माइनस हीट गिव्स C + D, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A + B गिव्स C + D डेल्टा H इज इक्वल टू -x। ये किसके लिए, दूसरी तरह से देखो, डेल्टा H किसको कहते थे, H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स को कहते थे क्या। अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की कम है तो ये पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनते हुए हीट खाई, तभी तो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नहीं इस केस में। और अगर 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 रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, और रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनते वक्त हीट एनर्जी छोड़ दी, तो छोड़ दी के केस में तो नेगेटिव आ रहा है, हो गया याद। किसी तरह से समझ लो, चाहे सिस्टम के हिसाब से समझ लो, चाहे कैसे समझ लो। अब और टाइम ख़राब करना हो तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप ही तो कर रहे हो ख़राब, हम थोड़ी कर रहे हैं। ये मुझे टाइम इसलिए ख़राब करने पड़ते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा भी कोऑपरेट करते नहीं हो। कोई ना कोई आके कि जी ये प्लॉट थे, 2 प्लॉट तो आपने पढ़ा ही नहीं सर, क्या करें भाई, नहीं पढ़ाए तो पढ़ो फिर। इधर मैं एंथैल्पी ले रहा हूँ यानी H ले रहा हूँ, इधर मैं रिएक्शन प्रोग्रेस ले रहा हूँ। रिएक्शन प्रोग्रेस को मैं टाइम भी कह सकता हूँ क्या, रिएक्शन प्रोग्रेस करती जा रही है यानी टाइम बीतता जा रहा है। अगर प्लॉट ये आया और अगर प्लॉट ये आया, दोनों बातों में बताओ क्या फ़र्क है। किसी भी नहीं समझ में आया। ये यहाँ जब मैं खड़ा हूँ उस वक्त शुरुआत पे खड़ा हूँ या अंत पे खड़ा हूँ, जब यहाँ खड़ा हूँ, और स्टार्ट में एनर्जी, स्टार्ट में जो होंगे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, तो यानी ये H है रिएक्टेंट्स की, और जब रिएक्शन खत्म होने वाली है, जब यहाँ पहुँच गया, टाइम हो गया, तो यानी प्रोडक्ट्स की तरफ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल लूँ तो ये H किसकी है, डेल्टा H तो हर हाल में HP - HR ही लेना होता है। कैपिटल ले रहे हो तो कैपिटल ले लो दोनों जगह। कौन ज़्यादा है, HR ज़्यादा है HP, तो ये कैसा आएगा, यानी भाई रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, इसका उन्होंने हीट छोड़ दी तभी तो। और यहाँ क्या है,
ये फिर से H रिएक्टेंट्स है, लेकिन इस बार ये H प्रोडक्ट्स है। डेल्टा H क्या होना होता है? वो तो हर हाल में H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स ही होना होता है, और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या है? बहुत ही मुश्किल था, है कि नहीं? बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक का किस्सा कर चुके, कर लेंगे क्या ट्राई? कितने सॉल्ड एग्जाम्पल हैं? 6 सॉल्ड एग्जाम्पल्स कर सकते हो आप, 6 सॉल्ड एग्जाम्पल्स। अभी आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था अगला वर्ड, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बोलो याद आया है नहीं आया? जिस केमिकल इक्वेशन के साथ आप उसका डेल्टा H भी मेंशन कर दो, उसे क्या कह देते हैं? मान लीजिए मैं लिख दूँ C+O2 गिव CO2 और साथ में लिख दूँ डेल्टा H इज इक्वल टू -395, क्या होती है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी छोड़ दी। तो ये इक्वेशन जब तक ये नहीं लिखा था तो इसको बोलूँ केमिकल इक्वेशन। साथ में ये भी लिख दिया तो क्या कह दूँ? बस। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन को या केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते थे, याद हो? फिजिकल स्टेट में लिख देते थे। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बताओ तो वो भी मेंशन कर देते थे, कैटलिस्ट बताओ तो वो भी मेंशन कर देते थे। और हमने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ डेल्टा H नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है? बोलो आ गया नहीं आ गया? एक्सो या एंडो? तो लोगों ने दो बातें बोल दी हैं। एक्सो है, कोयला जल रहा है, कोयला जल रहा है, कोई नहीं पढ़ाता कोयला जल रहा है, सब कहते हैं कार्बन का कंबशन हो रहा है। काश पढ़ाएं कोयला जल रहा है, देखो कौन भूलेगा। और मैं पैसे वाला हूँ, मैं तो डायमंड जल रहा है। बोलो सोच के, डायमंड भी तो कार्बन ही होता है, डायमंड भी जला तो बनेगी तो CO2 ही। तो डायमंड की दुकान में आग लग गई, कौन उड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही है। कोयले की दुकान में आग लग गई तो भी CO2 उड़ रही है, कोयले डायमंड की दुकान में आग लग गई तो भी CO2 उड़ रही है। अब बिल्कुल असली वाला चैप्टर जो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से बिल्कुल केयरफुल हो जाना, बस असली चैप्टर ये है और क्वेश्चन इसी के ऊपर ज़्यादातर होते हैं। पहली वर्ड क्या आई? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जब वो थका हुआ होता है तो उसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कह देता है, क्योंकि इन जनरल हीट को हम डेल्टा H मानते हैं या H मानते हैं, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। ये स्मॉल r जो है क्या है? सबस्क्रिप्ट। क्या डिनोट कर रहा है? डेल्टा RH का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बोलो आ गया क्या? तो लिखो जल्दी से। एंथैल्पी चेंज taking place during a reaction when number of moles of reactants and products are same as indicated by balanced chemical equation। बोलिए आ गया क्या? लिखना आ गया क्या? समझना मैं नहीं कह रहा हूँ, लिख तो लिया। अब ये बहुत ही बढ़िया सी बात है और बहुत मुश्किल से समझ में आती है, और हर आदमी समझने से पहले कह ही रहा होता है जी आ गई सर समझ, क्या आप बात कर रहे हो, मेरी तो समझ में आ गई। तो मैंने इसके लिए कुछ कहानियाँ बनाई, देखना कहानी के थ्रू मुझे लगता है